ग्रीन बर्ड फाउंडेशन जैविक फार्म पर। और वहाँ के जो ओनर हैं वो है इंदिराज जी। तो आज हम मिलेंगे इंदिराज जी से और इनके एक्सपीरियंस के बारे में भी जानेंगे। देखो, अगर आप इनके द्वारा डेवलप किया हुआ फार्म देखेंगे तो आपको बड़ा सुकून मिलेगा और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बात नोक करेगी कि ऐसा फार्म हमारा भी होना चाहिए। तो इस फार्म की क्या खास बात है और फार्मर इसको किस तरह से अडेप्ट कर सकता है और किस तरह से वो अपनी सेविंग को बढ़ा सकता है और किस तरह से अपने जीवन में सेटिस्फेक्शन ला सकता है, वो आज हमें बताएंगे इंदिराज जी। तो अपने फार्म की तरफ मूव करते हैं। अब हम फार्म में इंटर कर चुके हैं। ये इसका इंट्रेंस है। सबसे पहले आप देख रहे हो कि यहाँ पर गार्ड की तरह दो कुत्ते हैं। तो क्यों ना अपने इंदिराज जी से ही बात करें कि इन कुत्तों का इस फार्म पर क्या महत्व है, क्योंकि कई बार हम इन चीज़ों का महत्व नहीं समझते हैं बट उनका आउटपुट बहुत ज़्यादा होता है। तो सर प्लीज़। देखिए, फार्म पे अगर आपका एग्रीकल्चर फार्म है तो आपको कुत्ता रखना बहुत फ़ायदेमंद है। और कुत्ते में भी अगर आप फीमेल रखेंगे तो बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें बहुत सारी ब्रीड्स आती हैं। आप ऐसी ब्रीड देखें जो सिक्योरिटी भी करे और आपको प्रोडक्शन भी दे। जो हमारे पास जो है ये सेंट बेनार्ड है, स्विट्ज़रलैंड का ब्रीड है। ये सिक्योरिटी भी हमारे यहाँ करती है। इसके अलावा इसके जब बच्चे होते हैं ये बिकते हैं तो उससे हमें इनकम सोर्स भी प्राप्त होता है। इसी तरीके से एक हमारे पास अभी आपने देखी होगी, वो जर्मन शेपर्ड है। वो भी एक अच्छा सिक्योरिटी गार्ड की तरह हमारे काम करता है। लगभग सालाना ये लाख रुपए हमारे सिक्योरिटी के बचाता है और लगभग लाख रुपए के इसके बच्चे सेल हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा इंटीग्रेटेड फार्मिंग में ये एक जो डॉग है वो एक पार्ट है इंटीग्रेटेड फार्मिंग का। तो आप जो डॉग है, अपने कुत्ते जो भी फार्म पे रख रहे हैं, तो उनको ये मत समझिए कि अकेला शौक क्या है। अब जैसा कि इंदिराज जी ने बताया कि 1 लाख रुपए तो वो गार्ड के बजा देता है और 1 लाख का जो उसके प्रजनन से अपने को एक तरह से उनके बच्चे मिल जाते हैं, वो सेल हो जाते हैं। चाहे अपने उसको लाख भी न मान के चलें, कम भी मान कर चलते हैं, तो हमारे गार्ड वाला काम वो कर रहा है। दूसरा एक अपने को ये भी रहता है कि कहीं ना कहीं अपने को जो जीव प्रेम की आदत होती है वो भी कहीं ना कहीं पूरी होती है। फार्म का जो सबसे पहला कंपोनेंट है, अवयव है, वो है मुर्गी पालन, जिसको अपने पोल्ट्री बोल देते हैं। तो उसके बारे में सर बताएंगे। देखिए, मुर्गी पालन जो है लोगों को यूँ लगता है कि मुर्गी पालन एक स्टेटस के खिलाफ है। हम लोग जो मुर्गी पालन कर रहे हैं, हमारे पास देसी मुर्गियां हैं, 5-6 देसी मुर्गियां हैं। ये हम इनको ज़रूरी नहीं है कि काटने के लिए या खाने के लिए ही प्रयोग में लिया जाए। ये हमारे फार्म में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कीड़े मकोड़े ऐसे हैं, बहुत सारी गायों की चिचड़ी है, उनको ये खाती है, जिससे कि हमारे फार्म जो है साफ़ सुथरा रहता है। और इनसे जो अंडे प्राप्त होते हैं, देसी अंडे, उनसे भी हमें इनकम सोर्स रहता है। ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक पार्ट है। आप इसको पालने के लिए आपको अलग से कुछ खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। वो सब दिन में बाहर घूमती हैं और शाम को अपना अंदर आ जाती हैं, बाहर अपना खाना पीना करती हैं। इसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सर, इसमें कोई आप अतिरिक्त दाना वगैरह कुछ डालते हैं या नहीं डालते? कुछ थोड़ा सा हम बाजरा और मक्का का दलिया हम इनको देते हैं। बहुत बहुत थोड़ा सा, 100 ग्राम, 5 मुर्गियों को 100 ग्राम डेली का हम लोग देते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देते। तो जो ये आप दाना दे रहे हैं, तो इससे ये अपना वेट गेन कर लेते हैं, यानी वजन इनका सही रहता है, हेल्थ सही रहती है? दाना तो सिर्फ इनको एक ऐसे कि ठीक है, पेट इनका भर रहा है, बाकी इनको जो न्यूट्रिएंट मिलते हैं वो बाहर से, जो ये कीड़े मकोड़े जो खाते हैं उनसे प्रोटीन की सोर्स है, वो ज़्यादा मिलता है। जब ये आपके इधर फार्म में पीछे जाती है तो किसी तरह की फसल को नुकसान नहीं पहुंचाती? फसल को किसी तरह का नुकसान नहीं है। फसल में जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको खाती है। थोड़ा सा ये रिजगा के पत्ते जरूर खा लेती हैं। थोड़ा रिजगा बड़ा हो जाएगा, उसके बाद में कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, मतलब कुल मिला के फ़ायदा ही करते हैं। फ़ायदा ही करते तो नेक्स्ट जो आपका कंपोनेंट है वो है बकरी पालन। हैं जी। तो बकरी पालन के बारे में बताइए। बकरी पालन जो है ये भी एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक कॉन्सेप्ट में एक अवयव है, जिसको हम लोग, इन बकरों को हमने, बहुत छोटे छोटे बकरे हमने लिए थे, 2-2 महीने के, लगभग 2-2,500 रुपये का हमने बच्चा लिया। और इनको जो हमारे फार्म पे जो चीज़ें होती हैं, जैसे अजोला घास है या मूंगफली का चारा होता है या खेजड़ी का चारा होता है, ये हम लोग इनको खिलाते हैं। इनको भी हम इनके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा हम लोग खर्चा नहीं करते हैं। ये जब बड़े हो जाएंगे, जब इनका अच्छा वेट हो जाएगा, साल भर, साल 1.5 साल के जब हो जाएंगे, इनको हम लोग सेल करेंगे तो इनसे भी अच्छी इनकम प्राप्त होती है। जैसे कुछ ब्रीड आपकी यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं इनको, आप नज़दीक से इनको देख सकते हैं। जैसे कि इन्होंने कुछ ब्रीड रखी है।
ये इनका मशरूम हाउस है। अभी तक मशरूम का काम स्टार्ट नहीं किया है, बट फार्मर अगर मशरूम फार्मिंग की अगर साथ साथ में बात करें तो अच्छी अर्निंग ले सकता है। अब इन्होंने तो ये पूरे का पूरा जो मॉडल तैयार कर रखा है, ये विशेषकर उन किसानों के लिए कर रखा है जो अभी इस संशय में है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग उनको अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर अपने एक कॉन्सेप्ट चलता है जीरो इन्वेस्ट फार्मिंग, जिसके लिए अपने सर से बात करेंगे क्या होता है जीरो इन्वेस्टमेंट फार्मिंग। तो उनके लिए एक मॉडल टाइप तैयार कर रखा है, ताकि क्या है कि लोग यहाँ पर आए और उस चीज़ को अडॉप्ट करने में, जैसे भी कोई तकनीक होती है या कोई पैटर्न होता है, उसको अडॉप्ट करने में सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि जब तक हम उसको प्रैक्टिकली नहीं देख लेते हैं तब तक उसको अपने अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। तो उस मुश्किल को आसान करने के लिए, अब जैसे इंदिराज जी का जो एजुकेशन है वो एग्रीकल्चर, इन्होंने अपना काफ़ी टाइम है एग्रीकल्चर में सर्व किया है, तब इनको लगा कि फार्मर को ये बहुत बड़ा फेस करना पड़ता है। तो उनके लिए इन्होंने एक काम स्टार्ट किया है। यहाँ पे बहुत सारे फार्मर विजिट के लिए आते हैं, तो उनका जो लेजर टाइम होता है, खाली टाइम होता है, उसके इन्जॉयमेंट के लिए इन्होंने इधर स्विमिंग पूल भी तैयार कर रखा है। तो ये एक तरह से एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा देता है। यहाँ पे जो भी फार्मर आते हैं स्टे भी करते हैं, पिकनिक भी बनाते हैं। बहुत सारी यहाँ पे एक तरह से फार्मर के लिए पार्टियाँ भी ऑर्गेनाइज होती है, तो उनके लिए कुछ ऐसे मतलब क्रिएशन जनरेट किए गए हैं, या फिर इंटरटेनमेंट के लिए स्विमिंग पूल वगैरह, या फिर पार्टी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, या फिर आप ये हट देख सकते हैं पीछे अपने एक एक में चलेंगे तो इनके अंदर उनके स्टे की पूरी व्यवस्था की जाती है। तो फार्मर को यहाँ पे एक तरह से उनका इंटरटेनमेंट भी हो जाता है और साथ साथ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप मानेंगे नहीं कि ये इतना शानदार फार्म बना हुआ है। और भी अपने कंपोनेंट्स की बात करेंगे, जो लोग फार्मिंग से नहीं जुड़े हुए हैं या जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, उनको अपने फार्म की कमी फील होती है या नेचर से अटैचमेंट की जो कमी फील होती है, वो यहाँ आकर पूरी करते हैं। वो यहाँ पर स्टे करते हैं, अपनी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, जैसे कि बर्थडे पार्टी है या गेट टुगेदर है। इस तरह की बहुत सारी यहाँ पे मतलब आपको एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है। अब हम आपको नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ लेके चलते हैं। इधर आप देखेंगे पानी का टैंक बना हुआ है, और इसके बाद ये हट बनी हुई है। अभी जब अपने इसका अंदर का नज़ारा दिखाएंगे तो आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा। उसके बाद देखो जो टॉयलेट बाथरूम वगैरह बने हुए हैं, वो भी एक तरह से अपने कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक तरीके से बने हुए हैं, बड़े ट्रेडिशनल, बड़े सुंदर बने हुए हैं। उसके बाद हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। देखो जैसा कि ये फार्म एक ऑर्गेनिक फार्म भी है, एक यहाँ पर इंटीग्रेटेड प्लान चलता है, यानी समन्वित प्लान चलता है, और ये एक जीरो इन्वेस्टमेंट का एक फार्म है। तो पहले तो ये चीज़ समझते हैं कि जीरो इन्वेस्टमेंट होता क्या है सर से, उसके बाद इस कंपोनेंट की बात करेंगे। आप देख रहे हैं कि एक डेयरी कंपोनेंट है, यहाँ पे गाय रख रखी है इन्होंने, जिससे जो इसका दूध वगैरह होता है, तो यहाँ पर जो भी वर्कर हैं या ये खुद यहीं पर रहते हैं, तो इनकी जो नीड होती है वो सारी की सारी इससे पूरी हो जाती है। तो सर ये जीरो इन्वेस्ट फार्मिंग क्या होती है? देखिए, जीरो इन्वेस्ट फार्मिंग तो हम लोग नहीं कह सकते। परमानेंट जो असेट्स हैं वो तो हमें कुछ परचेज करने ही पड़ते हैं। ठीक है। वो आप केमिकल फार्मिंग में जाएंगे या इसमें जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको वो परचेज करने ही पड़ते हैं, वो खर्चा होता ही। लेकिन एक बार आपने कुछ खर्चा कर लिया तो उसके बाद आपको, जैसे अगर आप कोई क्रॉप लगा रहे हैं तो उसमें आपको बीज नहीं लाना है, आपको कोई दवाइयाँ नहीं लानी है। हर बार आप आपके खेत का ही बीज आप यूज़ कर रहे हैं और आपके खेत पे बनी हुई दवाइयाँ ही आप यूज़ कर रहे हैं। आपको खाद कहीं बाहर से नहीं लेना है। आपके पास अगर डेयरी है तो आप वर्मी कंपोस्ट बना के, गायों के गोबर से, गाय के गोमूत्र से देसी दवाइयाँ बना के और आप खेत में काम में ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जैसे आप 6 मेंबर यहाँ पे रहते हैं, तो कभी आप बाहर से सब्जी खरीदते हैं यहाँ के लिए? नहीं, बहुत कम। हम लोग बहुत रेयर केस में हम लोग बाहर से लाते हैं। बाकी जो वेजिटेबल्स हैं हम लोग यहीं ग्रो करते हैं। वैसे ये आपकी डेवलपिंग स्टेज है, अभी आप इसको विकसित कर रहे हो। जब ये पूरी तरह से विकसित हो जाएगा तब मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरह बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी भी बहुत कोई रेयर केस में ही कोई ज़रूरत होती है, कोई ज़्यादा मेहमान आ जाएं तो। बाकी हम लोग बाहर से नहीं लेते। बाकी दूध वगैरह आपका यहाँ पे प्रोडक्शन दूध हमारा यहीं प्रोडक्शन होता है। तो अपने ये कह सकते हैं भी एक बार ये सेटअप हो जाता है तो उसके बाद किसी खर्चे की जरूरत उसके बाद खर्चे की ज़रूरत नहीं। डेयरी के बारे में आपका मतलब खेती से जोड़कर किस तरह से इसको रखोगे आप? देखिए, अगर आप जैविक खेती करते हैं तो देसी गाय जो है वो बहुत ही मस्त है जैविक खेती करने के लिए। देसी गायों की 1600 प्रजातियां भारत में हैं। जो सबसे बढ़िया आप जनरल देखें तो गीर है, राठी है, कांकरेज है, साहिवाल है। ये जो गायें हैं ये दूध के लिए भी अच्छी हैं, दूध की क्वालिटी भी अच्छी होती है। इनका जो दूध होता है वो बहुत पौष्टिक होता है और खेती के लिए भी ये बहुत आवश्यक होती है। आप अगर आपके पास एक गाय है तो लगभग आप लगभग 30 एकड़ ज़मीन तक सींच सकते हैं उस गाय से। मतलब आपको बाहर से दवाइयाँ लाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके गोबर में और गोमूत्र में जो जीवाणु होते हैं वो खेती के लिए लाभदायक जीवाणु होते हैं। तो इनका उपयोग करके हम लोग एक गाय से 30 एकड़ तक की खेती की जा सकती है।
तो इनके जैसे गोबर वगैरह है तो उसका आप खाद वगैरह तैयार करके भी डालते होंगे, जी। और उसके अलावा और कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं? इसके अलावा हम लोग जैसे गौमूत्र से बहुत सारी दवाइयाँ बनाते हैं, सड़रस हम लोग बनाते हैं, जो कीड़े मकोड़ों के लिए, फंगस के लिए जो दवाइयाँ फसलों के लिए हैं, वो हम गौमूत्र से और गाय के गोबर से बनाते हैं। जीवामृत हम लोग बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं इसके गोबर से। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसके जो बाई प्रोडक्ट हैं उनसे बनाते हैं। वैसे कहा देखा जाए तो देसी गाय जो है वो उसको मानना चाहिए, दूध उसका बाई प्रोडक्ट होना चाहिए, बाकी जो चीज़ें हैं वो मेन प्रोडक्ट है। वैसे लोग समझते उल्टा है। आप देखेंगे कि बाबा रामदेव जो हैं पतंजलि में, वो 1500 रुपये लीटर गोमूत्र बेचते हैं। आप देखिए वो 150 रुपये का 100 ml गोमूत्र का अर्क देते हैं। गोमूत्र का अर्क वो गोमूत्र ही है, लेकिन उसको 150 रुपये का 100 ml देते हैं। उसका MRP है 100 ml, 150 रुपये 100 ml का, तो 1500 रुपये लीटर हो गया। दूध गाय का 1500 रुपये लीटर नहीं बिकता है। एक गाय जो है वो दिन में 2-3 लीटर गोमूत्र देती है, तो आपका अगर सही तरीके से मार्केटिंग किया जाए तो 4-5 हज़ार रुपये का गोमूत्र पॉसिबल है एक दिन। उस हिसाब से तो दूध बाई प्रोडक्ट ही होना बाई चाहिए। प्रोडक्ट ही होना चाहिए। तो गाय का बहुत महत्व है खेती में। और उसके अलावा हमने देखे कि आपके यहाँ कुछ खरगोश भी घूम रहे थे। जी, खरगोश जो है वो हमारे फार्म की सुंदरता बढ़ाते हैं। जब कोई बाहर से आता है, बच्चे आते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं इधर उधर भागते हुए। मतलब हमारा फार्म जो है ऐसे लाइव फार्म लगता है कि एकदम हर जगह जीव है, हर हर चीज़ में जीवंत दिखता है फार्म। इस वजह से हमने खरगोश भी कुछ पाले हैं। तो और ये है अभी आपको दिखाएंगे। ये कुत्ते बिल्ली खरगोश खुले खेल रहे हैं यहाँ पे एक दूसरे के साथ, तो ये एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाते किसी तरह का? देखिए, अगर हम लोग छोटा बच्चा लाके उसको पालते हैं तो कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे हमारा जो बड़ा वाला डॉगी जो है, डैनी जिसका नाम है, वो हम पहले लाए थे। वो बहुत समझदार है। उसको एक बार थोड़ा सा यूँ समझा दिया जाए कि ये अपना है, इसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, तो वो किसी तरह का नुकसान नहीं करती है। और बाकी जो बिल्ली या खरगोश हैं, ये हमने जैसे 1-2 दिन उनको थोड़ा थोड़ा दूर रखा, फिर उनको धीरे धीरे पास लेके आए तो घुल मिल गए, एकदम फैमिली जैसा उनको लगता है सब। जैसे आपके फार्म पे ये जो मुर्गे हैं ये भी खुले घूमते हैं, तो इनको ये बिल्ली या फिर कुत्ते वगैरह नुकसान नहीं पहुँचाते हैं? देखिए, नुकसान तो कोई सा ही नहीं पहुंचाता। जो हमारे कुत्ते हैं वो नाइट में इनकी सिक्योरिटी ज़रूर करते हैं। अगर हमारे खरगोश इधर उधर चले जाते हैं या मुर्गे इधर उधर चले जाते हैं तो उनको इधर फार्म की तरफ ले आते हैं, या फिर कोई बाहर के जानवर यहाँ फार्म पे नहीं आने देते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी करते हैं। नुकसान किसी तरह का नहीं मतलब इनकी पहुंचाता। बहुत अच्छी दोस्ती है आपस में। जी बिल्कुल, बहुत एक दूसरे की केयर करते हैं। जी। चलो बहुत बढ़िया। चलो अगले कंपोनेंट की तरफ चलते हैं अपने। थोड़ा ही दिखाओ, दोनों मुर्गों की केयर करते हैं। नेक्स्ट जो अपना कंपोनेंट है वो वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुए की खाद है। तो सर इस खाद आप स्पेशली जब केंचुए की खाद तैयार करते हैं तो नॉर्मल खाद से क्या ज़्यादा इसका बेनिफिट रहता है और करना कितना आसान रहता है? पूरी प्रोसेस के बारे में तो अपने नहीं बात करेंगे, एक अलग वीडियो में आपको सर बताएंगे किस तरह से आप वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, कैसे घर पे तैयार कर सकते हैं, आपको बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं होगी। बट एक मोटा मोटा अपने आइडिया ले लेते हैं। देखिए, केंचुआ खाद जो है, केंचुआ किसान का मित्र होता है। और केंचुए 2 प्रकार के होते हैं, एक मिट्टी खाता है और एक गोबर को, जो कृषि वेस्ट होता है जैसे पत्ते हो गए या ऐसी चीज़ें जो गल सड़ सकती हैं, उनको खा के वो अपना जीवन चलाता है। अगर केंचुआ खाद हम तैयार करते हैं तो उसकी आंतों से, केंचुए से जो है बहुत सारी चीज़ें गोबर के साथ मिक्स होती हैं और एक भुरभुरा चाय की पत्ती की तरह एक खाद तैयार होता है। इसको काला सोना भी बोलते हैं। ये खेती के लिए काला सोना इसको बोलते हैं। आप इस काला सोना के शब्द के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि ये खेती के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा। इसमें जो न्यूट्रिएंट हैं वो जो गोबर है उससे कई गुना ज़्यादा न्यूट्रिएंट इसमें पाए जाते हैं। तो इसका खेती में प्रयोग करके बहुत अच्छी ऑर्गेनिक खेती के लिए ये भी एक कंपोनेंट है जो आप करेंगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट आपको होगा। आप जब भी लोग किसान यूरिया डालते हैं उस वक्त अगर इसको डाला जाए, यूरिया की जगह आप इसका जो ये आप पाइप देख रहे हैं इनसे पानी जो निकलता है वो उसको वर्मी वॉश बोलते हैं। तो वर्मी वॉश भी अगर आप यूज़ करेंगे खेती में तो आपको यूरिया, DAP ये सब डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये कंटिन्यू मतलब पूरे साल बनाते रहते हैं? हाँ, ये हर साल बनाते हैं। जैसे इसमें से निकलता है फिर नया इसमें गोबर डालते हैं। और जो कुछ जैसे आप उधर देख रहे हैं चारे की मिट्टी है या इस तरह का चारे की मिट्टी और इस तरह का है, तो ये सारे जो है गोबर के साथ मिक्स करके हम लोग डाल देते हैं। कितने टाइम में बेड तैयार हो जाती है सर ये? लगभग 60 दिन इसमें एक बेड को तैयार होने में लगता बढ़िया है। फूल के साथ तैयार हो जाता है। हाँ, 60 दिन के बाद रिप्लेस कर देते हैं। हाँ, 60 दिन के बाद में जो पुराने वाली उसको निकालते हैं और नया इसमें गोबर और जो चारा वारा है, पत्ते वत्ते हैं पौधों के, वो निकाल देते हैं इसमें। अब अपने चलते हैं फसलों की ओर।
अब ये जो एरिया है इसके पीछे तो फसल लगी हुई है, उसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट ये जो यूनिट लगी हुई है इसके बारे में अपने सर से बात करते हैं, ये यूनिट क्या है और किस तरह से ये बेनिफिट करती है। तो सर ये यूनिट के बारे में आप हमारे जो फार्मर भाई हैं उनको बताइए। देखिए, ये जो यूनिट्स आप पीछे देख रहे हैं ये पोर्टेबल यूनिट्स हैं अजोला के लिए। अजोला एक फर्न है, साउथ में पाया जाता है, जो इसमें पशुओं के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। अगर अजोला घास हम लोग तैयार करें और पशुओं को खिलाएं, जैसे पशुओं में आप जितने भी पशु हैं, आप गाय है, भैंस है, बकरी है, मुर्गे हैं, आप किसी भी पशु को खिलाएं तो ये फ़ायदेमंद होता है। इसमें 30 से 35% जो है प्रोटीन की मात्रा होती है। तो आप अगर दुधारू पशु को खिलाएंगे तो उसका दूध बढ़ेगा और फैट की मात्रा भी उसमें बढ़ेगी। इसी प्रकार अगर आप मुर्गी को देते हैं तो उसके अंडे बढ़ेंगे, अंडे देने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी और उसका जो वेट भी गेन करता है। इसी तरह बकरों को भी आप खिला सकते हैं। तो ये जो घास है ये पानी के ऊपर होती है। ये जो आप बेड्स देख रहे हैं इसमें पानी भर के और उसके अंदर कुछ मिट्टी 1 इंच और गोबर देसी गाय का जो है वो डाला हुआ है और उसके ऊपर इसको छोड़ते हैं। तो ये लगभग 12x6 की साइज़ की जो बेड है ये पूरी उसमें 10 दिन के अंदर वो पूरा भर जाता है उससे। फिर आप डेली उससे 1-1.5 किलो निकाल सकते हैं और पशुओं को खिला सकते हैं। और पशु इसको चाव से खाते हैं? देखिए, कुछ जानवर चाव से खाते हैं, कुछ जानवर नहीं खाते हैं। उनके लिए उनको थोड़ा सा सिखाना पड़ेगा कि उसको आप पहले तो इसको साफ़ धोना पड़ता है। एक बार आप इसमें से निकाल के थोड़ा सा धोना पड़ेगा, क्योंकि हम इसमें गोबर डालते हैं ताज़ा, तो उसकी थोड़ी सी दुर्गंध रहती है। इस वजह से पशु थोड़ा सा हीक करता है। अगर इसको धो के खिलाया जाए, एक बार धो लें और फिर बाँट के साथ आप मिला के खिला सकते हैं तो बहुत अच्छे से खाता है। और अच्छा न्यूट्रिटिव होता है। जी, न्यूट्रेटिव होता है। अगर आप बाँट जो दे रहे हैं उसकी थोड़ी मात्रा आप कम कर दें, 10 किलो बाँट जहाँ दे रहे हैं वहाँ 8 किलो आप कर दें और 1 किलो आप डेली का पशु को ये चालू कर दें, तो आपका बाँट बचेगा और दूध की मतलब 10 से 15% दूध बढ़ जाता है। मतलब एक से अगर 10 लीटर दूध दे रहा है कोई जानवर तो 11 से 12 लीटर तक दूध हो जाता है और फैट भी 1% तक बढ़ जाता है। उसके अलावा जैसे आपने 2 यूनिट के बीच में ये कुछ पौधे लगा रखे हैं, पास में भी पौधे लगा रखे हैं, तो ये सर ये देखिए, हम स्पेस जगह की जो है यूटिलिटी कर रहे हैं। हमारे पास ये बीच में जगह थी, हमने इसमें लौकी लगाई है। ये लौकी जो है ये इसके ऊपर जो बेड है इसके ऊपर ये फैलेगी और कुछ हमने प्याज लगाया है। तो जो हमारे फार्म पे जो वेजिटेबल्स चाहिए वो हम इसके बीच में तैयार करते हैं। कुछ आगे टमाटर लगा है, प्याज भी लगा है, लहसुन लगा है, इसके अलावा गोभी है, टमाटर है, उधर उस साइड में लौकी है। अपने फार्म पौंड देखा था उसके पास में लौकी भी है। तो सारी वेजिटेबल्स हम लोग यहाँ ग्रो कर रहे हैं कि हमारे यहाँ की जो है जो पूर्ति है सब्जियों की वो यहाँ से हो सके। तो इसका मतलब ये है कि जैसे अपने घर की जो जरूरत होती है सब्जियों की, वो तो सारी यहीं से फुलफिल हो हाँ, जाती है यहाँ से फुलफिल हो जाती है। और ये जगह भी अपने काम आ जाती हाँ, है। जगह भी देखिए, किसान के पास क्या बहुत सारी जगह मकान के आसपास ऐसे खाली पड़ी रहती है। अगर उसको उपयोग किया जाए तो घर में जो चाहिए सब्जी वो सारी की सारी वो घर में पैदा कर सकता है। ठीक है। और ये जो अजोला है इसको अपने हरी खाद के रूप में भी काम में ले सकते हैं? देखिए, हरी खाद के रूप में काम में ले सकते हैं इसको। कई जगह पे इंसान भी इसको यूज़ में लेते हैं प्रोटीन सोर्स के लिए। ठीक है। और आप वर्मी कंपोस्ट के साथ भी इसको मिक्स कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे, ये तो आप, ये बहुत अच्छी चीज़ है अजोला। अगर हम इसके गुणों को देखें तो बहुत अच्छी चीज़ है और हर किसान के घर में 1 यूनिट अजोला की होनी चाहिए। बहुत शानदार। अब अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ चलें। नेक्स्ट अपने देख रहे हैं यहाँ जीवा अमृत। सर ये जीवा अमृत क्या होता है और क्या इसका खेत में रोल रहता है? देखिए, पहले जो खेती थी, पहली जो ज़मीन थी वो जीवित मृदा थी। मतलब उसमें जीव था। पहले वाले कहते थे कि खेत सजीव होते हैं, लेकिन हमने जैसे केमिकल भर भर के उसके जो भी जीव थे उसमें जो लाभदायक खेती के लिए, मनुष्य के लिए जो लाभदायक जीव थे वो सब ख़त्म हमने कर दिए हैं केमिकल डाल डाल के। अभी जो जीवामृत है ये एक ऐसा अमृत हम लोग तैयार कर रहे हैं और बहुत सारे किसान इसको तैयार करके यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी लेते हैं। पीपल के पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, तो उसके नीचे जो है वो खेती से रिलेटेड और इंसानों को जो जीव जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं वो उसके नीचे पाए जाते हैं, उसकी मिट्टी में। उस मिट्टी को हम लोग मीडिया में डाल के और ग्रो कर रहे हैं। मीडिया में हम लोग गुड़ और देसी गाय का गोबर हम लोग ले रहे हैं। इसके अलावा बेसन हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं। गोमूत्र भी हम लोग थोड़ा सा डालते हैं। तो इसके साथ हम इसको ग्रो करके फिर इसको फसलों में चलाते हैं। तो इससे बहुत सारे न्यूट्रिएंट की पूर्ति होती है, क्योंकि जैसे एजोटोबैक्टर है, राइजोबियम है और भी कई तरह के जो कल्चर हैं, जो जीवाणु हैं, वो इसमें पाए जाते हैं। अगर इनको खेत में हम डालें तो हमें अलग से कोई नाइट्रोजन, फास्फोरस
पोटाश देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब वहीं सोल्यूबलाइज जो बैक्टीरिया हैं वो सोल्यूबलाइज करके और फसलों को प्रदान करते हैं। तो जैसे जैसे अपने धीरे धीरे इनको डालते रहेंगे, जैसा कि आप बात कर रहे थे कि रसायन की वजह से वो सारे जीव है वो खत्म हो गए, हाँ, तो इससे वो धीरे धीरे वापस पनपते वापस जाएंगे पनपते चालू और अपने अपनी एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो ज़मीन है उसको जिंदा कर देंगे। हाँ, अगर इसको रेगुलर यूज़ किया जाए तो आप देखेंगे कि आपके खेत में जो केंचुओं की संख्या है वो बढ़ने लग जाती है। अभी कई खेतों में केंचुए नहीं हैं, तो अगर इसका रेगुलर यूज़ किया जाए तो ज़मीन में केंचुए अपने आप पैदा होने लग जाते हैं। तो उसको अपन मान सकते हैं, जब आपके खेत में बहुत सारे केंचुए हो जाएं तो आप ये समझिए कि आपकी ज़मीन जो है वो वापस जिंदा होने लग गई। फिर आपको किसी तरह के फर्टिलाइजर डालने फिर की फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत आपको नहीं। तो जो मतलब इंसानों ने बहुत लंबे समय से रसायन डाल डाल के ज़मीन को मुर्दा कर दिया था, उसको अपने जिंदा करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। ये कितने टाइम में अपने कर सकते हैं, मतलब अगर अपने प्रॉपर ये चीज़ें डालते रहें तो? देखिए, अगर ऑर्गेनिक पे अपन बात करें तो आपको लगभग 3 साल का टाइम आपको लगेगा। 3 साल में आपका जो है वो 99% आपका ऑर्गेनिक हो जाएगा। 1% हम लोग इसलिए कहते हैं कि कुछ केमिकल पहले ऐसे डले हुए हैं या कुछ केमिकल्स ऐसे आ रहे हैं मार्केट में जिनका जो असर है वो 5 साल तक 7 साल तक रहता है ज़मीन पे। तो इसलिए हम लोग पूरा 100% नहीं बोलते हैं, 99% हम लोग कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनिक हो जाता है। वैसे तो सर अपना जो ये फार्म आपने डेवलप किया है, इसके एक एक कंपोनेंट्स की तो इससे एक लेक्चर में या एक वीडियो में अपने बात नहीं कर सकते। फसलों से संबंधित तो अपने बाद में बात करेंगे, बट आपका जो कॉन्सेप्ट था, सर के पास मैं सबसे पहले आया तो इन्होंने मेरे को आप बताया, मेरे सीनियर रहे हुए हैं तो मैं तो दोस्त की तरह आया हूँ और ये मॉडल देख के आया हूँ। जब इन्होंने एक यूट्यूब पे वीडियो डाला तो मुझे बहुत शानदार ये मॉडल लगा, मतलब ऐसे मन को छू गया। ऐसा था भी मैं भी घूम के आऊँ यहाँ पे और मैंने यहाँ आकर खूब सारा इन्जॉय भी किया है। तो मैं अपना जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी है, वहाँ पे देखते हैं कि जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चों के एजुकेशन की चिंता बहुत होती है, ठीक है, होनी भी चाहिए। दूसरा, हम ये शुरू से देखते हैं कि हेल्थ की चिंता तो होती है, एजुकेशन भी मस्ट है और हेल्थ भी मस्ट है, लेकिन अगर हेल्थ नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है तो कोई काम हो भी नहीं सकता है। तो सर ने मेरे को बोला था कि अपने अपने बच्चों को कुछ दे सकें या ना दे सकें, कम से कम उनको स्वास्थ्य तो दे सकते हैं, कम से कम अपने उनको स्वास्थ्य तो दे ही सकते हैं, हेल्थ तो दे ही सकते हैं। तो हेल्थ देने के मामले में अगर अपनी बात करें तो अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो ये लाइन कहीं ना कहीं पूरी होती है कि हम उनको एक तरह से लेगेसी में हेल्थ दे के जा रहे हैं, एक अच्छा जीवन दे के जा रहे हैं। अगर कोई इंसान हेल्थी है तो वो कितना भी अर्न कर सकता है और कितने एफिशिएंसी के साथ काम कर सकता है। आपने ये एक कहावत तो सुनी है, हेल्थ इज वेल्थ, मतलब स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन ही नहीं है, वास्तव में भी नहीं है। जब आदमी का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो जो कमाया वगैरह होता है वो सब इंसान का ख़त्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये इस कहावत के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, एक कहावत और है, जैसा खाओ अन्न वैसा पाओ मन। आजकल जो आज के समाज में जो बहुत सारी कुरीतियाँ पैदा होती जा रही हैं या जो प्यार मोहब्बत है परिवार का, वो सब एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं खाने से रिलेटेड है। अगर आप खाना शुद्ध नहीं खाएंगे तो आपके विचार शुद्ध नहीं हो सकते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आज के जो समाज में जो अपराध बढ़ रहे हैं उसका, कि खाना शुद्ध नहीं खाते हैं, कहीं ये इंद्राज जी ने खुद ने और इनके जो साथी हैं इन्होंने मिलकर तैयार की है, तो बड़ी मेहनत की है इसमें। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कहीं से कारीगर बुलाए हैं या कुछ ऐसा किया, अपनी मेहनत से ये तैयार की गई है। तो इन्होंने किस तरह से तैयार की और इसकी क्या विशेषता है, और देखो इन्होंने खुद ने अपने पक्के मकान छोड़कर इनके अंदर शिफ्ट हो गए। इनको इसमें रहने का बहुत मज़ा आता है। मैं तो कुछ समय के लिए आया, मुझे बहुत अच्छा लगा और सोचता हूँ जब भी मैं जयपुर की तरफ आऊँगा तो यहीं पर रुकूंगा, क्योंकि यहाँ रुकने का अपने आप में एक अलग ही आनंद है। बट इन्होंने किस तरह से तैयार की, क्या सोच कर तैयार की है, वो अपने इनसे बात करते हैं। देखिए, पता नहीं क्यों बहुत पहले से ही मेरे मन में ऐसा था कि हम लोग मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से मैं जीना चाहता हूँ। जब हमने फार्म लिया तो एग्रो टूरिज्म का हमारे एक आइडिया आया और हमने ये जो फार्म डेवलप किया है, ये एग्रो टूरिज्म भी इसमें हम लोगों ने जोड़ा है, जिसमें इस तरह के आप स्टे करने के लिए हट्स हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको हम लोग मिट्टी से पूरा बनाया है, ऊपर पूरा जो है कूचे या पानी बोलते हैं, इसको पानी पुले बोलते हैं, जिसको मूंजा भी बोलते हैं कई जगह पे। उससे ये ऊपर की जो छत है ये बनाई हुई है। लोगों को लगता है इसमें इसके अंदर से पानी टपकता होगा, इसमें पानी वानी नहीं जाता है बिल्कुल भी। और इसके बाहर जो है हमने गाय के गोबर और गौमूत्र से हमने इसकी लिपाई करी है। इसमें ये इसका कारण है गोमूत्र और गोबर से लिपाई करने का, बहुत सारी बीमारियां जो हैं इस घर में एंटर नहीं करती हैं। बहुत सारी बीमारियां घर तक एंटर नहीं करती हैं, मच्छर तक घर में नहीं आते हैं। और अंदर का जो माहौल है या टेम्परेचर की बात करें तो जैसे भानीराम जी बता रहे थे कि गर्मियों में जो है लगभग 10 डिग्री का डिफरेंस होता है। आप गेट के बाहर खड़े हैं और अंदर जाएंगे तो उसमें लगभग 8 से 10 डिग्री के टेम्परेचर का फ़र्क इसमें टेम्परेचर में होता है। सर्दियों में भी आपको ठंड कम लगेगी
और बहुत अच्छा माहौल है। ये हमने खुद ने तैयार किया है। तो आप गर्मियों में कूलर या कुछ एसी वगैरह यूज करते नहीं, हैं? देखिए हमने कूलर और एसी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। इसमें हमने सिर्फ पंखा लगाया है, हम लोग वही काम में लेते हैं। ठंडक अच्छी फील होती है। जी, ठंडक। अब अपने थोड़ा सा इसको अंदर से देख लेते हैं। अब आप देखो, ये बिल्कुल देसी तरीके से बना हुआ है और बहुत ही शानदार बना हुआ है। काफी मेहनत की है इसमें। आप इसके साथ अगर कुछ आधुनिक चीज़ों का भी सुख लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल और टेक्निक दोनों यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे रुकने का एक अपने आप में बड़ा ही शानदार आनंद है, एक अलग ही इन्वायरमेंट है। ये दीवारों पे जो पुताई हुई है ये भी गाय के गोबर से? हाँ, गाय के गोबर से पुताई है ये। तभी यहाँ पे एक मतलब किसी तरह की सफोकेशन या स्मेल या कुछ ऐसा हाँ, नहीं है। बिल्कुल भी कोई भी तरह की स्मेल, कोई भी तरह के फंगस वंगस टाइप के इसमें नहीं लगते हैं और बहुत शुद्ध वातावरण रहता है इसमें। जो बाहर से लोग आते हैं वो यहाँ कैसा मतलब फील करते हैं? देखो, वैसे तो आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे इसके बारे में। बाकी सब लोगों के मन में बहुत खुशी रहती है कि हाँ, हमें भी, सबके दिमाग में एक चीज़ रहती है कि हम इसको देखने के बाद ऐसा लगता है हम भी कहीं ऐसे में रहें। बिल्कुल सही सर, आपने, मेरे को वैसा लग रहा है कि मैं भी ऐसा बनाऊं, बट कब बना पाएंगे ये तो नहीं पता। बट ऐसा मन बहुत होता है भी, कम से कम ज़्यादा नहीं तो एक ऐसा अपना हट होना चाहिए जिसमें अपना एक अलग ही सुकून हो। तो सर, अपने ये सारा एक जो फ्रंट का मॉडल है वो देखा। फसल को अभी हमने यहाँ पर फसल की बात नहीं की है। पीछे इनका जो फार्म है उस पर सब्जियाँ लगी हुई है जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। तो ये इतना शानदार जो मॉडल डेवलप किया है, इनके अंदर इन्होंने बहुत मेहनत की है। मतलब जो काम किया है, फिजिकली जो वर्क किया है, शारीरिक जो काम किया है, वो इन्होंने खुद ने भी किया है साथ में यहाँ पे। तो सर, क्या सोच के आपने डेवलप किया है? कहीं ना कहीं आपने खुद का सेटिस्फेक्शन दिमाग में रखा या फार्मर को डेवलप करने के लिए, मतलब क्या टारगेट रहा होगा आपका? देखिए, वैसे हमारा एनजीओ है जिसके थ्रू हम लोग ये काम कर रहे हैं। ये फार्म हमने एक मन में एक टीस भी थी कि हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से रहेंगे, और दूसरा एक ये भी है कि किसानों की जो स्थिति है वो धीरे धीरे खराब, बद से बदतर होती जा रही है, और इसको किसान खुद समझ नहीं पा रहा है कि हो क्या रहा है। ये एक कारण है इसमें कि जो केमिकल खेती धीरे धीरे किसान ने अपनाई है, इस वजह से बहुत बड़ा नुकसान किसान को उठाना पड़ रहा है। उसके खेत मर चुके हैं, उसको इनकम नहीं हो रही है, उसको पैसा नहीं मिल रहा है, उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो उस किसान को कैसे बचाया जाए, उसको कैसे ध्यान में रखें, उसको किस तरीके से बदलाव किया जाए कि वो अपने आप को बदल सके। अब देखिए, जब किताबों में पढ़ाते हैं या कोई टीचर ज्ञान देता है, कोई भाषण दे के चला जाता है आप ऐसे करो वैसे करो, तो किसान को ये चीज़ समझ में नहीं आती है। और मैं तो कहूँ तो मेरे को भी नहीं समझ में आया था। कोई भाषण दे के चला जाए, एक बार दिमाग में आ जाती है, पर जब तक पिक्चर दिमाग में नहीं बनेगी किसी चीज़ की तो एक्सेप्ट नहीं की जाती है। ये हमने ये सोच के भी बनाया है कि अगर कोई किसान यहाँ आएगा, इसको देखेगा, तो उसको ये समझ में आएगा कि ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। ये पूरा एक जो सिस्टम बनाया है, इको सिस्टम बोल सकते हैं या इंटीग्रेटेड फार्मिंग हम बोल सकते हैं, जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट है। देखिए, हमने सब्जी लगाई, अगर इस बार भाव नहीं मिला मार्केट में, आप यूँ समझिए कि मंडी हम लोग बेचें अगर इसको, वेजिटेबल्स को, और वहाँ भाव नहीं मिले, तो फिर किसान, अगर कोई किसान सिर्फ सब्जी पे ही डिपेंड है तो उसके हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि उसकी पूरी फसल जो 4 महीने की 6 महीने की वो ख़राब हो गई या बिकी नहीं। अब इसमें किसान बच कहाँ सकता है? अगर आपके पास, जैसे हमारे पास मुर्गे हैं, अगर आपकी डेली इनकम, आपकी मुर्गियाँ अंडे देती हैं, तो आपकी डेली इनकम वहाँ से 100 200 500 रुपये वहाँ से पॉसिबल है। आपके पास बकरे हैं, जब आपको इनकम की ज़रूरत हो, बकरियाँ हैं, तो आप उनको सेल करके एक इनकम ले सकते हैं। डेयरी आपके पास है तो वहाँ से भी आप इनकम जनरेट, डेली इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास और भी चीज़ें, जैसे वर्मी कंपोस्ट है, केचुआ खाद है, आज बहुत अच्छी रेट पे बिकता है, आप इसका बिज़नेस भी कर सकते हैं, आप इसको सेल भी कर सकते हैं। अजोला सेल होती है, आप अजोला भी बेच सकते हैं। और एग्रो टूरिज्म जो है वो भी एक किसान के लिए एक बहुत आने वाले फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है। ये किसान अगर अपने खेतों में इस तरह के हट्स बनाए और लोगों को इनवाइट करे तो लोग ज़रूर आएंगे, क्योंकि आज शहर के लोगों को ज़रूरत है गांव आने की। आज उनको महसूस होता है कि हमें गांव की ज़रूरत है, क्योंकि सब लोग शहर में, जैसे लॉकडाउन हुआ तो घुटन महसूस होने लग गई सब। तो ये सोच के हमने ये फार्म को डेवलप किया है। शहर में रहते हैं तो ऐसे चारों तरफ एक तरह से कंपटीशन ही कंपटीशन है।
बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, अपना बिजनेस बढ़ाओ, ये सब। लेकिन सुबह से हम इस फार्म पे बैठे हैं तो दिमाग एकदम शून्य है, खुश है, बहुत खुश है। जो न तो कभी मेडिटेशन से आया, न कभी योग करने से आया। कहते हैं लोग योग करो, योग करें कैसे? दिमाग तो सारा बिजनेस में टिका रहता है, काम में टिका रहता है। बट यहाँ जब से आए हैं तब से एक अलग ही सुकून है। कुछ भी मतलब ऐसे नहीं है कि हम इस कंप्यूटर या भौतिक जीवन में परेशान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैम तो जब से आए हैं तब से ये पशु है इनके साथ खेल रहे हैं, एक अलग ही खुशी मिल रही है, किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। तो सोचो जो आदमी यहाँ पे रहता है उसको कितनी खुशी मिलती होगी। यहाँ पे एक चीज़ मैं इंदिरा जी से जानना चाहूँगा, जैसे ठीक है यहाँ संतुष्टि तो बहुत मिलती है, बट अगर हमने इस तरह का अगर मॉडल अपने अडेप्ट करते हैं, कोई फार्मर भाई कल को इस तरह का मॉडल बनाना चाहता है खुद भी, तो क्या वो जो पहले जो खेती कर रहा है उसको अपने पारंपरिक खेती तो नहीं बोल सकते, वो तो एक बीच में आई थी और उसने उसको एक तरह से अडेप्ट कर लिया, पूरी तरह से केमिकल फार्मिंग है, तो उससे कहीं ज़्यादा वो अर्न करके अपना जीवन स्तर उठा सकता है या फिर उससे भी उसका जो इनकम है वो कम होगा? भी एक बड़ा सवाल रहता है लोगों के भी, हम कल कोई इस तरह का मॉडल बना लें, इस तरह की खेती करना शुरू कर दें तो कहीं हम पीछे ना चले जाएं, क्योंकि बच्चों के उनके एजुकेशन की परवाह होती है, आगे फ्यूचर सिक्योर की प्रॉब्लम होती है। तो उन चीज़ों से ये मॉडल अडेप्ट करके कुछ मतलब बचा जा सकता है क्या? देखिए, अगर किसान को अब किसान ने अगर इस तरह के मॉडल्स को अगर अडेप्ट नहीं किया तो आने वाला फ्यूचर किसान के लिए नहीं है। आपको टेक्नोलॉजी के साथ साथ ऑर्गेनिक पे आना ही पड़ेगा, किसान को इंटीग्रेटेड पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि भविष्य में जो जैसे पिछले कई सालों में हो रहा है किसानों के साथ कि बहुत सारे किसान आत्महत्या करते हैं, बहुत सारे दुखी हैं, बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है किसानों की। तो आपको इनकम, किसान को इनकम के सोर्स एक सोर्स पे ना टिके, कई सोर्स आपके होने चाहिए। अब यहाँ आपने जैसे मैंने बताया अभी कि आप अगर मुर्गों से नहीं आ रही है, बकरों से आएगी या खेत से आएगी या एग्रो टूरिज्म से आएगी, डेयरी से आएगी, आपके पास 5 ऑप्शन हो गए हैं इनकम जनरेट करने के। इनमें से कहीं ना कहीं से तो आएगी, आपका काम बंद नहीं हो सकता है। जैसे शहर के लोग भी आजकल बोलते हैं कि साहब एक कमाई से या एक नौकरी से काम नहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। बिल्कुल। इसी तरह किसान को भी ये समझना पड़ेगा और इस तरह के मॉडल्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट भी इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे बहुत बड़ा ध्यान दे रही है कि किसान इस मॉडल पे आएँ धीरे धीरे, क्योंकि इसमें प्रॉफिटेबल है ये जो मॉडल है। मतलब कुल मिला के जो फार्मर अभी खेती अपना रहा है उससे बढ़िया है, उससे इनकम भी बढ़ेगी, उसकी जीवन स्तर भी बढ़ेगा। देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं छोटा सा। जैसे मुर्गियां हैं, अभी हम इनको खरीद के लाए, उसका हमारे पैसा लगा, एक बार पैसा लगा, हमने 500 रुपये पर पीस हमने ये खरीदा, इसका हमारे पैसा लगा। अब इनको पालने के लिए हमें अलग से कुछ खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस वो ये फार्म से ही ये अपना। फार्म से अपना घूमते हैं फिरते हैं, यहीं से ये घास वास खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं, इससे काम चल रहा है। अभी ये जो अगर ये मुझे 5 एक अंडा भी देते हैं तो 25-30 रुपये में मुझे ये प्रॉफिट ही है। ठीक है। मतलब ये कहीं नहीं जाना है, ये मेरा प्रॉफिट ही है। ठीक है, बहुत। तो इस तरीके से, इसी तरीके से बकरे हैं जिनको भी हम लोग अलग से कुछ बाहर से ला के नहीं खिलाते हैं, थोड़ा बहुत हम दाना उनको ज़रूर देते हैं, बाकी सारी चीज़ें फार्म की हम लोग खिलाते हैं। और सिक्योरिटी वगैरह का आपको पैसा खर्चना नहीं पड़ता क्योंकि आपके दो सिक्योरिटी का सिक्योरिटी गार्ड है। ये देखिए, ये भी एक तरह का सिक्योरिटी गार्ड ही है। नहीं, बहुत। और दूसरा एक, जैसे आजकल लोग बिजनेस करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, कई बार ऐसी स्थितियां भी होती है, आपने ऐसे मतलब न्यूज़ सुनी होगी कि मतलब इतना पैसा होने के बाद, इतना नाम होने के बाद भी सुसाइड कर लेते हैं या परेशान रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर उनके पास इस तरह का एक मॉडल बना हो, जो बहुत बड़े पैसे वाले लोग हैं, तो उनको नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह के अगर मॉडल बने हुए फार्म पे आ जाएं तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं स्ट्रेस रहेगा। देखिए, मैं अब मुझसे ज़्यादा आप बता पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं जो लोगों के रिव्यूज़ हैं वो उनके हिसाब से मैं बताऊं तो बहुत सारे लोग सुबह से शाम तक यहाँ रहते हैं, तो शाम को सुबह आते हैं जब थोड़ी उदासी, और शाम को जाते हैं जब बहुत खुशी ऐसी कि हाँ भैया नेक्स्ट वीक आ रहे हैं या नेक्स्ट मंथ दोबारा आ रहे हैं। कुछ अकेले आते हैं, वो कहते हैं साहब हम फैमिली को भी लेके आएंगे। तो जहाँ सारी चीज़ों का ये मिक्सअप है, बच्चों के लिए जानवर हैं, बच्चे पूरा दिन निकल जाता है जब फैमिली आती है, तो बच्चे मम्मी को नहीं पूछते हैं कि मम्मी कहाँ है, सारे दिन इन बच्चों के, ये जो जानवर हैं इनके पीछे पीछे इधर उधर खेत में घूमना फिरना। तो ऐसा एंजॉय बच्चों का भी होता है, और स्ट्रेस बहुत हद तक दूर स्ट्रेस हो जाता है इससे। तो ये बड़ा ही शानदार कॉन्सेप्ट है। ज़रूरी नहीं कि फार्मर इसको अडेप्ट करें। जैसे बहुत से अपने देखते हैं कॉरपोरेट सेक्टर में जिनके पास बहुत अच्छे पैसे हैं, तो ये एक मतलब इन्जॉयमेंट के लिए, अपने स्ट्रेस रिलीज करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और साथ में ये बहुत बड़ा पुण्य भी है, क्योंकि हम नेचर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सॉइल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारा जीव प्रेम भी रहता है।
तो हमें भी संतुष्टि मिल रही है, हम प्रकृति को भी बचा रहे हैं और अपनी इनकम है उसको भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो सर ये तो ठीक है कि आपने यहाँ बना लिया, हम आ भी गए। हर बार तो अपना मतलब सेटिस्फेक्शन के लिए या संतुष्टि के लिए या इस तरह के मेडिटेशन के लिए आपके पास नहीं आ सकते। कल को हम बनाएं, कोई हमारे किसान भाई बनाएं, कोई दोस्त बनाएं, इस तरह का मॉडल बनाना चाहे तो आप क्या किस तरह से मदद कर सकते हैं? देखिए, हम लोग जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कॉरपोरेट में लेके आए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कोई फार्मर हो जो ये चाहे कि मैं भी इस तरह का मॉडल या एग्रो टूरिज्म को फोकस करके बनाना चाहता हूँ, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को करके करना चाहता हूँ, तो हम लोग कॉरपोरेट में भी लेके आ रहे हैं। और दूसरा, अगर कोई फार्मर पर्सनली बनाना चाहे तो जितना हमसे कोशिश हो सकती है कि किस तरीके से बनाना है, आपको क्या क्या कंपोनेंट उसमें डालने हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग उनको गाइड कर सकते हैं, फार्मर बना सकते हैं। मैंने यहाँ कर देखा कि आपका जो है वो जैविक बहुत ही अच्छा है। उसके अलावा जैसे फसलों का या टेक्निकल फार्मिंग की बात करें, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, उसमें भी आपकी बहुत अच्छी पकड़ है। डेयरी से संबंधित है या अगर मैं बात करूँ पोल्ट्री से संबंधित है, तो इन पर आपने काफ़ी काम किया है और काफ़ी मतलब लोगों को इस पर एडवाइस भी किया है और लोगों ने इसको फॉलो भी किया है। तो अब जो लोग अपने को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर वो किसी तरह के आपसे मदद चाहते हैं या किसी तरह की कोई राय चाहते हैं तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और कांटेक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर अपने जो कमेंट बॉक्स है उसमें डाल देंगे। अगर आपके खेती से संबंधित खेती से संबंधित किसी भी तरह का, जैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, इसमें अपने खेती में जैविक खेती भी आ जाएगी, पशुपालन भी आ जाएगा, मुर्गी पालन भी आ जाएगा या मछली पालन भी आ जाएगा, या फिर अपने और भी जैसे आजकल औषधीय फसलें वगैरह मैंने देखी सर के आसपास लगी हुई है। तो इनसे संबंधित कोई भी जानकारी है तो जो मैं कमेंट बॉक्स में नंबर दे रहा हूँ इंदिराज जी के, आप उनसे बात कर सकते हैं, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। मेरा भी कुछ न कुछ जो उद्देश्य था यहाँ आने का यही था कि मैंने इनका मॉडल देखा यूट्यूब पे, मुझे बहुत शानदार लगा। मन तो ऐसा करता है कि हम अभी बनवा लें, बट जब बनेगा तब की बात है। लेकिन यहाँ पे हमने बहुत सारा इन्जॉय किया, उम्मीद है भी मैम ने भी बहुत अच्छा इन्जॉय किया होगा। तो सर कुछ और स्पेशल है फार्मर के लिए तो बताइए आप। देखिए, आप फार्मर्स जो हैं वो हमारे फार्म पे विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं मॉडल किस तरीके से मॉडल बनते हैं। अगर ग्रुप्स आते हैं तो हम लोग ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं। इस फार्म के अलावा हमारे आसपास जैसे ये जो हमने फार्म बनाया है, एक मिडिल क्लास जो फार्मर है उसके हिसाब से बनाया है कि एक छोटा सा मुर्गी फार्म, छोटा सा डेयरी, छोटा सा गोट्री। अगर आपको प्रॉपर डेयरी देखना है कि हमें तो हाईटेक डेयरी देखना है, तो हम लोग फार्मर्स को ऐसी जगह, हमारे जो हैं जानकारी है या लोग हैं जहाँ काम कर रहे हैं, डेयरी का है, फिशरीज़ का है, पॉली हाउसेज हैं, तो वहाँ भी हम लोग उन फार्मर्स को विजिट करवाते हैं और पूरी जानकारी उनको प्रोवाइड करवाते हैं। तो फार्मर्स को हम लोग ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। धन्यवाद ठीक सर। है, और जब भी हमारे से बनेगा किसान के साथ फिर से हम वापस इस फार्म पे आएंगे और यहाँ पर खूब इंजॉय करेंगे। इंजॉय नहीं, बहुत कुछ सीखेंगे भी। थैंक यू।